की राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वो नई शिक्षा नीति नहीं है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। शब्दों के हेरफेर से बहुत ज़्यादा भाव में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम समझें कि यह शिक्षा नीति जो 2020 है, कई जगह पर गूगल पर भी आप देखेंगे उसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखा गया है, बट इट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट फुल फॉर्म इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्योंकि यह शिक्षा नीति बच्चों के अंदर, शिक्षकों के अंदर, इस समाज के अंदर राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक उत्सुकता जो है उसे प्रेरित करती है, राष्ट्र निर्माण की भावना उसको हमारे अंदर संचालित करती है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनकी निर्वहन में हमें सक्रिय भूमिका अदा करने की तरफ प्रेरित करती है। प्रश्न उठता है कि इसका क्रियान्वयन करेगा कौन? क्या है वे राष्ट्रीय लक्ष्य जो हमें प्राप्त करने? तो सामाजिक समरसता से लेकर, अखंडता से लेकर, सौहार्द से लेकर लोकतंत्र और संविधान के प्रति आस्था, ये सब वे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं जिनकी हमें प्राप्ति करना है। एक विचार बीच में आया कि इस शिक्षा नीति में कमी यह है कि ये इंग्लिश को पीछे धकेलने का प्रयास करती है, किंतु ऐसा कदापि नहीं। यह शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक अवस्था में मातृभाषा में शिक्षा देने को प्रेरित करती है। वह कदापि नहीं कहती है कि इंग्लिश को हम समूल रूप से इस देश से बाहर बढ़ा देंगे या उसका पतन कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। किंतु यह शिक्षा नीति एक प्रश्न हमारे समक्ष रखती है कि आज जब छोटे बच्चे को माताश्री दीवार पर चढ़ी हुई छिपकली बताती है तो उसे छिपकली बोलने में झिझक महसूस होती है। वो उसे बोलती है देखो लिजार्ड आ रहा है। यह जो है हमारे अंदर प्रवेश करने की भावना, ये छिपकली को भी हमको, एक गाय को भी हमको हिंदी में नहीं बोलना है बल्कि इंग्लिश में बोलना है, क्योंकि बच्चे को इंग्लिश नहीं सिखाया जा रहा है इसकी क्लास में। इस भावना से बाहर आना पड़ेगा। हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी भाषाई विरासत जो है उस पर गर्व होना चाहिए। हम गौरवान्वित महसूस करें कि हमारा देश जो है बस सदियों से ज्ञान देने वाला रहा। लॉर्ड मैकॉले जब अपनी शिक्षा नीति का पूरा प्रसार इस राष्ट्र में कर रहा था तब वो क्या कर रहा था? वो हमारे देश की उस सामाजिक परंपरा, उस सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करना चाह रहा था, लेकिन उसे हथियार चाहिए था। वो हथियार क्या था? वो हथियार था भारत की भाषा और संस्कृति को पीछे धकेलना। आज से कई वर्षों पूर्व इस देश में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय का सृजन किया हो, उस देश को सफेदों का देश कहकर बुलाने लग गए और वामपंथी विचारकों ने ऐसा इतिहास लिखा इस देश के लिए कि हम भी मानने लगे कि हमारा देश है वो सफेदों का देश है। इस भावना से, इस विचार से बाहर निकले। हमें हमारी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा पर गर्व महसूस होना चाहिए। हम छिपकली कहें उसको, हम लिजार्ड नहीं कहें, हम गौ माता कहें, काऊ नहीं कहें। यह शिक्षा नीति हमें यह संदेश देती है। इस शिक्षा नीति में 5+3+3+4, अगर ये 4+4+3+4 भी हो जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ जाएगा। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में हमारी मातृभाषा में अगर शिक्षा दे रहे हैं उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यह प्रभाव हमको क्रियान्वित करना है। यह शिक्षा नीति, ये संदेश हम शिक्षकों को देती है। इस राष्ट्र निर्माण में संविधान के मूल्यों को विधेयक या बिल के माध्यम से इस राष्ट्र के समक्ष रखने वाले राजनेताओं, शिक्षा नीति, इन सब के बीच और एक विद्यार्थी, इन सभी के बीच में जो सेतु का कार्य करेगा वो कौन करेगा? कौन? शिक्षक करेगा। शिक्षा नीति हो सकता है किसी बोर्ड एग्जाम को समाप्त कर दे। हमारी 8वीं की बोर्ड एग्जाम समाप्त हुई, हमारी 5वीं की बोर्ड एग्जाम समाप्त हुई। आज शिक्षा का ढर्रा जो है वो नीचे की तरफ गया है। जिम्मेदार कौन? जवाबदेही किसकी तय होगी? शिक्षकों को। नीति में कोई त्रुटि नहीं। शिक्षक सरकार ने नहीं कहा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कि बच्चों को पढ़ाना नहीं, लेकिन जैसे ही हुआ कि 8वीं बोर्ड समाप्त, 5वीं बोर्ड समाप्त, पढ़ाना किसने बंद किया? शिक्षकों। पहले क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बोर्ड गलत कौन, त्रुटि कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। शिक्षा नीति का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर करने वाला व्यक्ति यदि त्रुटियां करेगा तो विषय कैसे बनेगा?
भारत के भविष्य का उज्जवल सृजन करने का कार्य करने वाला व्यक्ति यदि अपनी जवाबदेही से पीछे हटेगा और वह परिणाम से तय करेगा कि उसे कितना परिश्रम करना है, यकीन मानिए चाहे कितनी भी शिक्षा नीति आ जाए, कोई बड़ा परिवर्तन इस राष्ट्र में नहीं होने वाला। इसलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में हम शिक्षकों की जो भूमिका है वो पहले से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। चाणक्य ने कहा है शिक्षक साधारण नहीं होता है, प्रलय और निर्माण इसकी गोद में पलते हैं। चाणक्य ने न सिर्फ ऐसा कहा है बल्कि उसने ऐसा करके देखा है। हम ऐसा कहते तो हैं, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? ये एक प्रश्न है जो इस राष्ट्र के प्रत्येक शिक्षक के मन में आना चाहिए। उस पर उसे विचार विमर्श स्वयं से करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, उसे आकलन करना होगा कि चाणक्य के उस वाक्य में मैं कितना योगदान इस राष्ट्र के लिए कर रहा हूं। कस्तूरी रंजन इस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। प्रश्न ये उठना चाहिए कि कस्तूरी रंजन जी को इस कमेटी का हेड क्यों बनाया? इस कमेटी में 12 सदस्य रहे हैं। कमाल की बात यह है, सरकार को मैं धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि इस कमेटी में एक भी राजनेता नहीं। 12 के 12 सदस्य जो हैं वो रिनोन या तो समाज सेवक है या उनका राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा। लगभग 9 से 10 वर्षों तक इसरो के जो हेड रहे कस्तूरी रंजन जी, उन्हें जब ये कहा गया कि आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कमेटी को हेड करना है तो प्रथम दृष्टया उन्होंने इस चीज से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था इस शिक्षा नीति का या इस आयोग का भी वैसा ही अंश होगा जैसा अभी तक होता है। उन्होंने कहा मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, इसलिए कृपया करके मुझे क्षमा करें, मैं इस कमेटी को हेड नहीं करूँगा। जब उनसे कहा गया, उनसे निवेदन किया गया, उन्होंने निवेदन स्वीकार करते हुए एक प्रश्न रखा या एक शर्त रखी कि मैं हेडिंग इसकी करूंगा, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार की राजनीतिक जो एक दबाव आता है मैं उसे सहन नहीं करूंगा। यदि आपको लगता है कि आप इसे स्वीकार कर सकते हैं तो मैं हेड करने के लिए तैयार हूं। सरकार ने कस्तूरी रंजन जी की इस बात को स्वीकार करते हुए यह कहा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी बाहरी दखलंदाजी आपकी कमेटी में नहीं होगी। तो एक ऐसी कमेटी जिसमें गोविंद प्रसाद शर्मा जी नेशनल बुक ट्रस्ट के जो चेयरमैन है उन्हें सम्मिलित किया गया, मंजूर भार्गव जी यूएसए के मैथमेटिशियन जो कि भारतीय ओरिजिन के, उन्हें सम्मिलित किया गया, कामले जी जो एक बहुत ही प्रख्यात व्यवसायी है उन्हें सम्मिलित किया गया। ये सम्मिलित जो उन्हें किया गया है इसका उद्देश्य सिर्फ एक था कि इस बार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है वो एक अभी तक की साधारण शिक्षा नीति की तरह नहीं थी। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जब आया उसने 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात की, लेकिन जब उसके बाद शिक्षा का अधिकार आया, संसद में जब उसकी चर्चा की गई और हमारे सांसदों ने जब उस पर चर्चा की, अगर हम उसे सुनेंगे तो हम पाएंगे कि शिक्षा के अधिकार को देने के बाद 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं करना है, उसके पीछे का जो उद्देश्य था उसे हमने बिल्कुल अलग कर दिया है। तो इंग्लिश भी रहेगी लेकिन मातृभाषा को बढ़ावा देना है। हमारी जो सांस्कृतिक और भाषाई विरासत रही है उस पर हमें गर्व महसूस होना चाहिए। इस चीज का संदेश हमारे अंदर रहेगा, रहना है और राष्ट्र निर्माण हम आगे करेंगे। यह क्रियान्वयन करने का पूरी जिम्मेदारी, जवाबदेही हम शिक्षकों की है। हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम एक शिक्षक के रूप में इस राष्ट्र का निर्माण करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन जमीनी स्तर तक करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये विश्वास हम इस राष्ट्र को दिलाएंगे। यह विश्वास जब हम हमारे कार्यों को क्रियान्वित बच्चों के लिए करेंगे। आज वन एंड वन होती है कि बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाई गई। ये वन एंड वन उसी विद्यालय में होती है जहाँ के शिक्षक स्वयं अपने विद्यालय को अपना घर नहीं समझते हैं, स्वयं झाड़ू नहीं निकालते हैं। यदि एक शिक्षक खुद झाड़ू लेकर झाड़ू निकालेगा, मैं दावे से कहता हूँ उस स्कूल की इस तरह की कोई शिकायत कभी नहीं होगी, क्योंकि उस विद्यालय को उस विद्यालय के विद्यार्थियों को उस शिक्षक ने अपना माना। क्या हम मान रहे हैं? यह सिर्फ एक सेल्फी बेस्ट एम्प्लॉय हो गए। आज जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं शिक्षक बन जाऊंगा सरकारी, क्योंकि आराम की ये नौकरी, ये विचार जब हमारे मन में आ रहा है, यकीन मानिए राष्ट्र के निर्माण के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। हम अन्याय कर रहे हैं उस भविष्य के साथ जो बहुत सारी आकांक्षाओं के साथ हमारे विद्यालय में प्रवेश कर रहा है। अगर एक शिक्षक